हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से हमारे जीआईसी मास्टर में तहे दिल से स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम चर्चा करने वाले हैं ग्रेविटेशन टॉपिक की, जिसका नाम है हिंदी में गुरुत्वाकर्षण। आज हम क्लास 9th के ग्रेविटेशन के बारे में ही पढ़ेंगे। ये 9th में भी है, 11th में भी है। आप जो चाहें इसको वीडियो को आसानी से देखकर समझ सकते हैं। चलिए आज हम टॉपिक करने वाले हैं ग्रेविटेशन का। इसमें हम कौन कौन सा पोर्शन पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो हम जानेंगे ग्रेविटेशन क्या चीज़ होती है। इसके बाद हम फाइंड करेंगे कि कैसे इसके फॉर्मूले आते हैं एंड देन इसकी यूनिट क्या क्या होती है। इसमें जो मेन टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। उसको आपको बताया जाता है कि ये न्यूटन का फोर्थ लॉ ऑफ मोशन होता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंटरेस्टिंग टॉपिक। अब ग्रेविटेशन है तो इंटरेस्टिंग होगा ही, बिकॉज अर्थ जो है अपनी तरफ चारों जितनी भी वस्तुएं हैं सभी को अपनी तरफ क्या कर देता है, आकर्षित करता है। वो किसकी वजह से होता है? ग्रेविटेशन की वजह से। और वही आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये क्लास 9th का फिजिक्स है बच्चों, एक बार फिर से देखिएगा। क्लास 9th का फिजिक्स है जो आप सभी के साथ शेयर करने वाले हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, और हाँ, लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा, वीडियो देखना मत भूलिएगा। चलिए देखते हैं ग्रेविटेशन क्या होता है। सबसे पहले हम जान लेते हैं ग्रेविटेशन नाम की ये जो खोज है वो किस साइंटिस्ट ने मिलकर किया था या किस साइंटिस्ट ने अकेले किया था। तो हम देखते हैं कि ग्रेविटेशन की हिंदी मीनिंग होती है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण का मतलब होता है ग्रेविटेशन, या ग्रेविटेशन का मतलब होता है गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, इसमें आपको गुरुत्वाकर्षण नामक जो बल था उस बल की खोज साइंटिस्ट ने किया था, जिसका नाम है जॉन्स कैपलर एंड सर आइजैक न्यूटन। हमारे साइंटिस्ट कौन कौन थे? जॉन्स कैपलर एंड सर आइजैक न्यूटन ने इसे ग्रेविटेशन नाम की जो डिस्कवरी हुई है फोर्स की, ये इन्हों दोनों साइंटिस्टों के द्वारा की गई है। ठीक है, जॉन्स कैपलर ने अपने 3 लॉज दिए थे, इसमें डिटरमाइन किए थे कि 3 लॉज इनके क्या क्या होते हैं। क्यों जो अर्थ के होता है वो सूर्य के चारों तरफ मोशन करता है, या क्यों ऐसा है जो बंधा रहता है एक दूसरे से। और इन्होंने ये भी बताया था कि क्यों कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है। वही जगह न्यूटन ने इसको पूरी तरह से क्लासिफाई किया था कि क्या होता है ग्रेविटेशन, और ग्रेविटेशन से रिलेटेड सभी चीज़ें इन्होंने ही बताई थी। ठीक है, इसका यूनिवर्सल लॉ जो था उन्होंने सर आइजैक न्यूटन ने ही दिया था। सर आइजैक न्यूटन का जन्म हुआ था 1643 ईस्वी में, और इनका देहावसान 1727 ईस्वी में हो चुका था। ठीक है, 1571 ईस्वी में जन्म हुआ था जॉन्स कैपलर का, और इनकी मृत्यु हुई थी 1630 ईस्वी में। कहने का सेंस है सबसे पहले कौन आया था? जॉन्स कैपलर, जिन्होंने ग्रेविटेशन की बातें सभी के सामने रखी थी। उसके बाद उसको जो क्लासिफाई किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है? सर आइजैक न्यूटन के द्वारा। तो न्यूटन जी ने ही हमें गुरुत्वाकर्षण के सभी मेथड, सभी फॉर्मूले जो कि बचे हुए थे उसको कंप्लीट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प की थी। ठीक है, उस सारे फॉर्मूले को जो हम पढ़ते हैं वो इन्हीं की देन है। चलिए आगे देखते हैं ग्रेविटेशन का मतलब क्या होता है। व्हाट इज ग्रेविटेशन? ग्रेविटेशन, तो इससे पहले हम देख लेते हैं डेफिनेशन में ही लिखा हुआ है ग्रेविटेशन क्या होता है। और ग्रेविटेशन में आपको मेन चीजें क्या पढ़नी होती है? ग्रेविटेशन कहता है कि इस संसार में जितना भी वस्तु है, जितनी भी ऑब्जेक्ट है, वो एक दूसरे से हमेशा आकर्षित करती हैं, मतलब एक दूसरे को खींचती हैं। अरे भैया, खींचने का सेंस क्या है इसमें? खींचने का सेंस ये नहीं है कि तुम अगर कहीं जा रहे हो तो धरती आपको पकड़ के बैठ जाएगी। खींचने का सेंस ये है कि हम धरती पर चलते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल है, ऊपर कोई वस्तु फेंके नीचे आ गई तो गुरुत्वाकर्षण बल है। अगर हम किसी चीज को क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की तरफ खींच रहे हैं, बल लगा रहे हैं, तो वहां भी गुरुत्वाकर्षण काम आता है। तो गुरुत्वाकर्षण कहाँ कहाँ होता है और क्यों होता है, इसमें कौन सा फोर्स आता है, वो अब देखने वाले हैं। ग्रेविटेशन फोर्स क्या कहता है? ग्रेविटेशन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उन सभी के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। अगर आपसे कोई पूछा जाए तो ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ पाया जाता है, तो आप कह सकते हैं यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं सभी के अंदर ग्रेविटेशन फोर्स पाया जाता है।
अब एक बात आती है कि क्या हम सभी के अंदर भी ग्रेविटेशन फोर्स होता है? तो ऑफकोर्स होता है, हम सभी के अंदर भी ग्रेविटेशनल फोर्स पाया जाता है, ठीक है। तो ये कहते हैं कि ग्रेविटेशन होने के लिए किन्हीं दो ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट होंगे तभी उनके अंदर अट्रैक्शन या रिपल्सन हो सकता है। अट्रैक्शन क्या होता है? जब हम किसी वस्तु को दूसरी वस्तु के आसपास खींचते हुए देखते हैं, या फिर ऐसा होता है कभी कभी कोई दो ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है और दोनों ऑब्जेक्ट क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को बहुत तेजी से खींच रहे हैं, और वो खींचने का जो सेंस है, जो अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। अच्छा, ये फोर्स आपके डेली लाइफ में कैसे ऑब्जर्व होता है? जैसे अगर एक क्या हो जाए अचानक से, किसी के साथ भी हो सकता है, इंसिडेंट है ये, आपको पता है कि अलग जेंडर, एक जेंडर जो होता है दूसरे जेंडर के साथ अट्रैक्ट होता है, तो वहां पर आप ये नहीं कह सकते यहाँ पर भी ग्रेविटेशनल फोर्स है। जेंडर का अट्रैक्शन अलग है और ऑब्जेक्ट का जो अट्रैक्शन होता है वो अलग चीज है। सब में आप ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं कह सकते हैं, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए दो ऑब्जेक्ट का होना जरूरी होता है, और मेन आप पॉइंट इसमें क्या होता है? केवल और केवल अट्रैक्शन फोर्स होता है, रिपल्सन फोर्स नहीं होता है। अट्रैक्शन फोर्स का मतलब ये होता है कि जब दो अपोजिट चार्ज एक दूसरे से मीट करते हैं तब वहां पर क्या होता है? अट्रैक्शन फोर्स होता है। लेकिन वही जब चार्ज सेम हो जाते हैं तो वहां पर रिपल्सन होने लगता है। एज लाइक आप पढ़ते हैं मैग्नेटिक फोर्स, कौन सा फोर्स पढ़ते हैं? मैग्नेटिक फोर्स पढ़ते हैं। मैग्नेटिक फोर्स पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? मैग्नेटिक फोर्स में क्या होता है? मैग्नेटिक फोर्स में पोल्स की वजह से इसमें अट्रैक्शन और रिपल्शन होता है। पोल्स की वजह से अट्रैक्शन और रिपल्शन होता है। एक पॉजिटिव चार्ज ले लो, एक नेगेटिव चार्ज ले लो, एक नेगेटिव और पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये पोल्स जब आपस में मिलते हैं तो आपको पता है कि यहाँ पर भी फोर्स जनरेट होता है। तो हम यहाँ पर भी कहते हैं अट्रैक्शन है या फिर रिपल्सन है, ऐसा कुछ हम लोग कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा चार्जेस की वजह से, मतलब पोल की वजह से क्या हो रहा है? यहाँ अट्रैक्शन और रिपल्सन हो रहा है। लेकिन गुरुत्वाकर्षण में आपका चार्जेस की वजह से नहीं, बल्कि ऑब्जेक्ट के मास की वजह से क्या होता है? अट्रैक्शन और रिपल्सन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको तीनों फोर्सेस के बारे में देखिएगा। जैसे आपका एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कौन सा होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एक तो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दूसरा होता है मैग्नेटिक फोर्स, दूसरा होता है आपका मैग्नेटिक फोर्स, एंड तीसरा होता है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। इन सभी में जो अच्छी बात है, तीन फोर्स हो गए, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, मैग्नेटिक फोर्स हो गया, और क्या हो गया? साथ ही साथ आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया। आप सभी को पता है कि इन सभी तीनों के अंदर क्या होता है? अट्रैक्शन फोर्स पाया जाता है। इन सभी फोर्सेस के अंदर कौन सा फोर्स होता है? अट्रैक्शन फोर्स होता है। इन तीनों के अंदर अट्रैक्शन फोर्स पाया जाता है, इसके अंदर भी, इसके अंदर भी। लेकिन इसमें एक और चीज भी होता है, रिपल्सन फोर्स नाम की एक चीज भी होती है। वो इसमें जनरेटिंग सिस्टम क्या है? इन तीनों का सिस्टम क्या है कि क्यों इसमें केवल अट्रैक्शन होता है, इसमें अट्रैक्शन रिपल्सन दोनों, यहाँ पर भी अट्रैक्शन रिपल्सन दोनों होता है। तो कब कब होता है? ये सेंस क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स कहता है मेरे अंदर केवल अट्रैक्शन ही होता है। क्या होता है? केवल अट्रैक्शन ही होता है मेरे अंदर, और किसी फोर्स का इंक्लूजन नहीं होता है। मैं केवल ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता हूं, और यही वजह है जिसकी वजह से आप पृथ्वी पर खड़े हो पाते हैं, या कोई भी वस्तु ऊपर फेंकते हैं तो नीचे नहीं आती। अब अभी आपको एक बात और नहीं समझ में आ गई कि भैया अभी मैम आपने कहा कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है यूनिवर्स में हर एक ऑब्जेक्ट, हर एक नेचर, हर एक एनिमल, कोई भी हो, एज लाइक कोई भी हो, उसके पास क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। अर्थ के पास भी ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। मेन टारगेट है ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है तब? तो पहले ही मैंने आपको बताया रखा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक अट्रैक्शन फोर्स होता है जो किसी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचने का प्रयास करता है, ठीक है। दूसरी थिंग क्या है कि अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है या खींचता है तो क्या हमारे अंदर भी ग्रेविटेशनल फोर्स होता है? तो ऑफ कोर्स होता है, आपके अंदर भी होता है। यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उन सभी के पास ग्रेविटेशनल फोर्स होता है।
किसी के पास बहुत ज्यादा होता है तो किसी के पास बहुत ही कम होता है, पर होता सभी के पास है। थर्ड थिंग क्या आती है कि अगर ग्रेविटेशनल फोर्स सभी के अंदर पाया जाता है तो क्यों हम जब ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं तो वो हमारे हाथ में ना आकर नीचे ही क्यों गिर जाती है? तो उसका सेंस ये है कि आपके ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, इसलिए ये वस्तु आपके हाथ से जाती तो है बट आपके हाथ में वापस नहीं आती है, धरती पर जाकर गिर जाती है। बात समझ में आई? तो ये होता है ग्रेविटेशनल फोर्स के 3 पॉइंट्स। तो इसमें केवल और केवल आपको क्या बताया जाता है, इसमें अट्रैक्शन फोर्स होता है, ये केवल वस्तु को अपनी तरफ खींचने का काम करता है, दूर भगाने का काम नहीं करता है। इसके अंदर एक ही फोर्स, वो भी कौन सा, अट्रैक्शन फोर्स होता है। दूसरा है आपका मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स कैसा जनरेट होता है? तो आप कहेंगे इसमें मैग्नेट के पोल्स होते हैं। मैग्नेट में क्या होते हैं, पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है और दूसरा साउथ पोल होता है। इस पोल की वजह से हमारे 2 चार्जेस क्रिएट होते हैं, एक प्लस का चार्ज और दूसरा माइनस का चार्ज क्रिएट होता है। तो जब हम कहते हैं कि 2 चार्जेस, सेम चार्जेस एक दूसरे से मिलते हैं, तब वहां पर रिपल्सन फोर्स हो जाता है। क्या हो जाता है? रिपल्सिव फोर्स हो जाता है। लेकिन जब ऐसे अलग अलग फोर्सेस, अलग अलग चार्जेस आपस में मिलते हैं तो वहां पर क्या हो जाता है, अट्रैक्शन फोर्स हो जाता है। तो बात ये भी समझ में आती है। लेकिन क्या बताइए, मैग्नेट में भी चार्ज होता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं होता है। मैग्नेट में चार्ज नहीं होता है, मैग्नेट में पोल्स होते हैं, जो एक पॉजिटिव होता है और दूसरा नेगेटिव। एक पॉजिटिव और दूसरा क्या होता है, नेगेटिव, या फिर दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं या दोनों नेगेटिव हो सकते हैं। तो इसमें पोल के पॉजिटिव या नेगेटिव होने की वजह से अट्रैक्शन और रिपल्सन होता है। ये कहता है कि अगर तुम सेम हो तो मैं कभी भी अट्रैक्ट नहीं हो सकता। अगर आप अलग अलग हैं, अलग अलग, जैसे अलग अलग टाइप के जेंडर हैं, अट्रैक्ट होते हैं, तो वैसे ही क्या होता है, ये अलग अलग टाइप के पोल्स भी एक दूसरे से क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। और यहाँ पर आपका थर्ड थिंग क्या है, यहाँ पर ये जो चार्ज जनरेट होता है वो चार्जेस की वजह से होता है। चार्जेस का मतलब प्लस पॉजिटिव चार्ज और माइनस का नेगेटिव चार्ज। इस जब भी पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज से मिलता है तो वहाँ अट्रैक्शन होता है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव से या नेगेटिव नेगेटिव से मिलता है तो वहाँ पर रिपल्सन होता है। अब बात आती है रिपल्सन और अट्रैक्शन में फर्क क्या है। रिपल्सन में ये होता है कि जैसे आपने दोनों हथेली, देखो मेरी दोनों हथेलियां हैं, अगर ये दोनों एक दूसरे के एकदम पास आके चिपक जाती हैं तो समझ लेना इसे अट्रैक्शन। लेकिन अगर इन दोनों हथेलियों को हम पास लाए, ये फिर भी नहीं चिपकी, दूर दूर हट रही हैं, तो वहां पर क्या हो जाता है, रिपल्सिव फोर्स जनरेट हो जाता है। आई होप आपको ग्रेविटेशनल फोर्स समझ में आया। तो ग्रेविटेशनल फोर्स में केवल और केवल कौन सा फोर्स होता है, अट्रैक्शन फोर्स होता है। तो ये ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है। यूनिवर्स में हर एक थिंग के पास अपना एक क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, लेकिन सबसे ज्यादा किसके पास होता है, अर्थ के पास होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसकी दूसरी डेफिनेशन भी आती है कि ग्रेविटेशनल इज फोर्स द फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 मासेस ऑफ यूनिवर्स। देखो यूनिवर्स में किन्हीं 2 मासेस के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, और वो फोर्स केवल और केवल स्पेशली अट्रैक्शन हो, तब हम कहते हैं उन मासेस या उन बॉडीज या उन सरफेस के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स तभी आएगा जब अट्रैक्शन फोर्स आएगा, और ये हमेशा 2 मासेस के बीच जनरेट होता है। तो कह रहा है ना कि ग्रेविटेशन फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स इज द फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इज द फोर्स, कि ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल एक ऐसा बल है जिसके अंदर आकर्षित करने की क्षमता होती है। जिसके अंदर क्या होती है, आकर्षित करने की क्षमता होती है। गुरुत्वाकर्षण बल एक ऐसा बल होता है जिसके अंदर आकर्षित करने की क्षमता होती है, मतलब खींचने की क्षमता होती है, लोगों को बुलाने की क्षमता होती है, एक पास लाने की क्षमता होती है।
ऑल मासेस इन द यूनिवर्स, यूनिवर्स में जितने भी मासेस के ऑब्जेक्ट हैं उन सभी को अपने पास बुलाने का या इकट्ठा करने का, एक साथ लाने का जो फोर्स लगाता है, जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, वो स्पेशली किसमें, अट्रैक्शन में, नॉट फॉर रिपल्सन, अट्रैक्शन में दोनों को लाके एक साथ जोड़ता है, एक साथ इकट्ठा करता है। इन मासेस को अगर वो जोड़ता है, एक साथ लाता है, आकर्षित करता है, तो द अर्थ मास फॉर बॉडीज नियर इट्स सरफेस, तब उसका जो फोर्स होता है मास की वजह अर्थ पर जो लगता है, जो उसका फोर्स है वो अर्थ के मास से वस्तु को अपनी ओर क्या कर लेता है, खींच लेता है। देखो अर्थ का मास सबसे ज्यादा है इन लाइक अदर ऑब्जेक्ट, तो जिसका मास ज्यादा उसके पास ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होता है। बिकॉज अभी मैंने आपको बताया कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो मासेस की वजह से जनरेट होता है। जिसका मास ज्यादा होगा उसके पास ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगा, जिसका मास कम होगा उसके पास ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, कम होगा। और आप ही देख लीजिए आपके मास और अर्थ के मास में किसका मास अधिक है। अगर आपका मास अधिक होगा तो ऑफकोर्स वस्तु आपके ऊपर ही गिरेगी, या आप अगर फेंकेंगे तो आप ही के पास आएगी। लेकिन अगर आप कहते हैं कि मेरा मास कम है और अर्थ का मास ज्यादा है, तो ये भी जान लीजिए 100% वस्तु आपके पास नहीं आकर अर्थ के पास जाएगी। देखो कुछ लोगों को लग रहा होगा कि उनका मास बहुत ज्यादा है अर्थ की तुलना में, तो अगर आपका मास ज्यादा है तो 100% वस्तु आप ही के ऊपर आकर गिरेगी। लेकिन अगर अर्थ का मास मान रहे हो कि अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, तो समझ जाना कि 100% वो ऑब्जेक्ट आप पर नहीं गिरकर बल्कि अर्थ पर गिर रही है। कभी कभी होता नहीं है कि ऐसे हम अचानक से बैठे रहते हैं और हमें कुछ नहीं सोचते, तो हम ऐसे क्या करते हैं, वस्तु को ऊपर फेंक देते हैं, तो वस्तु हमारे ऊपर ही आके गिरती है। तो उस टाइम पे एक वर्ड आता है कि क्यों हमारे ऊपर आके गिरी, क्या हमारा मास अब अर्थ के मास से ज्यादा हो गया है? जो वस्तु ऊपर फेंका तो हमारे ऊपर आकर गिरता है, धरती के ऊपर काहे नहीं गिरता है? तो वो धरती के ऊपर ही गिरता है। आप धरती पर लेटे हुए हैं इसलिए वो आपके ऊपर गिर रही है। ऐसा नहीं है कि आपका मास धरती के मास से ज्यादा हो गया है इस वजह से आप पर वस्तु गिर रही है। बात समझ में आई? तो आप ही धरती पर लेटे हुए हैं इसलिए आप पर ही वस्तु गिरती है। जैसे ऐसे लगातार क्या करते रहो, अभी शाम का समय हो और आपका फोन देखने का मन होता है, रात को अचानक से सब देखते हैं, रील्स उल्स स्क्रॉल करते रहते हैं, सबकी एक्टिविटी है ये। हम ऐसे देखते रहते हैं, अचानक से क्या हुआ, हमें नींद आ गई। और फोन देखने पर 100% है, बहुत लोगों को एकदम ही नींद नहीं आती है, और लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको एग्जैक्ट नींद आ जाती है तुरंत। लेकिन कब आती है, सिचुएशन दोनों के लिए है। अगर आप पढ़ते हुए कुछ देख रहे हैं, कुछ ऐसा चीज वीडियो में देख रहे हैं जिसमें पढ़ने वाला टॉपिक है, तो वहां पर आपको बाप रे बहुत तेज नींद आती है। अचानक से क्या होता है, सब खत्म, सब भूल जाते हैं। लेकिन वही अगर मूवी देख रहे हैं, एक अच्छा सीन देख रहे हैं, कुछ और मोटिवेशनल वीडियो देख रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, जोक्स देख रहे हैं, कॉमेडी देख रहे हैं, तो आपको नींद कभी नहीं आती है। तो मैं उन लोगों को बता रही हूँ जैसे जो लोग पढ़ाई करते हैं और अचानक से मोबाइल देखते रहते हैं, तो अब फट से क्या होता है, ये मोबाइल आप ही के सर पर गिर जाता है। कई बार तो मेरे ऊपर भी ऐसे ही गिर पड़ा हुआ है, मेरी आंखें फूट जाती हैं। तो आपके साथ भी शायद ये इंसिडेंट हुआ हो कि अगर आप देखते हैं तो अचानक से आपके ऊपर मोबाइल क्या होता है, गिर जाता है। तो क्या आप यहाँ भी कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स है? ऑफ कोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है, बिकॉज जब आप वस्तु को ऊपर उठाए हुए हैं तो वस्तु नीचे आने का प्रयत्न करता है। ये जो अर्थ है उसके पास आने का प्रयत्न करता है, लेकिन सामने आप पड़ जाते हैं तो आपके ऊपर ही आपकी नाक फोड़ देता है, वो आप ही के ऊपर गिर जाता है। समझ में आया? तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक ऐसा फोर्स है जिसमें केवल अट्रैक्शन होता है, और ये अट्रैक्शन मासेस की वजह से होता है। अगर ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है तो उसके पास अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा, ऑब्जेक्ट का मास कम है तो उसके पास क्या होगा, 100% है, ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगा। ठीक है, तो अगला पॉइंट क्या है आपका? अब हम देखते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला आप देख लीजिए, फॉर्मूला क्या होता है ग्रेविटेशनल का फॉर्मूला। तो हमने कहा कि जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट ले लो, क्या कर लो, कोई भी दो ऑब्जेक्ट ले लो। सबसे पहले कोई दो ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। अब ये दोनों ऑब्जेक्ट मैंने ले लिया, एक का नाम आप कुछ भी रखिए, दूसरे का नाम भी आप कुछ भी रखिए। कुछ भी मतलब नहीं, मेरा मतलब कुछ भी नाम ले सकते हैं। ठीक है, तो
देखो इसका एक का नाम क्या कर लो, ए ले लो। सपोज करो एक का नाम ए है और दूसरे का नाम क्या है, बी है। ये दोनों हमारे वस्तुएं पृथ्वी पर ही हैं। क्या है, पृथ्वी पर दो वस्तुएं हैं, हमने कंसीडर कर लिया है। एक का ऑब्जेक्ट का नाम ए है और दूसरे ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, बी है। हमने दो ऑब्जेक्ट कंसीडर किया। अच्छा, एक बात और भी क्लियर है कि अर्थ पे जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उनका अपना कुछ ना कुछ मास जरूर होता है। हो सकता है कि 0.00000000001 ग्राम हो या मिलीग्राम हो, लेकिन उसका अपना एक खुद का कुछ ना कुछ मास जरूर होता है, ऑफ कोर्स होता है। तो हम लेट अस कंसीडर दिस ऑब्जेक्ट मास इज m1 एंड दिस ऑब्जेक्ट मास इज m2। हमने सपोज किया कि दो ऑब्जेक्ट हैं, उन दोनों ऑब्जेक्ट का एक का मास m1 है और दूसरे का मास क्या है, m2 है। अगर इन दोनों का मास m1 और m2 आपने कंसीडर किया है, आपके पास जो दो ऑब्जेक्ट हैं, अब इनको क्या कर दो, दोनों ऑब्जेक्ट को कुछ दूरी पर रख दो। कुछ दूरी मतलब कंसीडर कर लो इनको मैंने r दूरी पर रख दिया है। दो ऑब्जेक्ट हैं जिनको मैंने क्या कर दिया, r दूरी पर रख दिया। अब यहां से क्या होगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये वाला, इसका अपना एक सेंटर है, इसका भी अपना एक सेंटर है, दोनों ऑब्जेक्ट का अपना अपना एक सेंटर है। ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के सेंटर से क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। ये दोनों ऑब्जेक्ट क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के सेंटर से फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, ये अपने सेंटर से फोर्स लगा रहा है एक दूसरे पर और ये वाला अपने सेंटर से फोर्स लगा रहा है। ठीक है, ये वाला अपने सेंटर से फोर्स लगा रहा है यहां से। अब देखिएगा, इसका सेंटर येलो कलर का है और इसका सेंटर जो है वो आपका पिंक कलर का है। देख रहे हो, मैंने कलर इसलिए किया है, अब मैं आपको बताने वाली हूं कलर क्यों किया है। देखो, इसका सेंटर जो है वो येलो कलर का है, इसका सेंटर पिंक कलर का है। ठीक है, ये इस वस्तु पर बल लगा रहा है और ये इस वस्तु पर, और दोनों अपने अपने सेंटर से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। हमने दो ऑब्जेक्ट लिया, दोनों को कुछ दूरी पर रखा, वो दूरी कंसीडर कर लिया r। उसके बाद हमने कहा कि ये दोनों एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो ये जो b वाला ऑब्जेक्ट है ये किस पर फोर्स अप्लाई करेगा, a वाले पर। b वाला जो फोर्स अप्लाई कर रहा है वो a वाले पर फोर्स अप्लाई कर रहा है, लेकिन जो a वाला है वो b वाले पर फोर्स अप्लाई कर रहा है। इसलिए मैंने इसको येलो लिया है एंड दैट इसको पिंक लिया है। मतलब ये इस पर फोर्स अप्लाई कर रहा है और ये इस पर फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो आपने न्यूटन्स लॉ पढ़ा हुआ था, उसमें आपको एक चीज बताई गई थी कि जब कोई एक बॉडी किसी दूसरी बॉडी पर फोर्स लगाती है तो पहली बॉडी जितना फोर्स दूसरी वस्तु पर लगाती है तो दूसरी वस्तु भी उतना ही फोर्स पहली वस्तु पर लगाती है। इस बात को आपने पढ़ा हुआ था। उस फोर्स को किस नाम से बताया गया था, न्यूटन का कौन सा लॉ था, तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन था, जिसको आप एक्शन रिएक्शन फोर्स पढ़ते थे। व्हेन अ बॉडी, जब भी कोई वस्तु एक दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल, लेकिन दिशा कैसी होती है, विपरीत दिशा होती है। दिशा कैसी होती है, विपरीत। तो इन दोनों पर समान बल लगेगा लेकिन इनकी दिशाएं क्या होंगी, वो अलग अलग होंगी। बात समझ में आया? तो इसमें न्यूटन का थर्ड लॉ अप्लाई होता है, इसलिए इसे न्यूटन का फोर्थ लॉ कहा जाता है। बात समझ में आई? जब एक बॉडी A दूसरी बॉडी B के साथ रहती है तो इनको कुछ दूरी पर रखा जाता है, जो डिस्टेंस आपको r कंसीडर करके बता दी जाती है, और साथ ही साथ ये कहा जाता है कि अब इनको पास में रख दो। तो ये जो पहला ऑब्जेक्ट है वो दूसरे ऑब्जेक्ट पर और दूसरा ऑब्जेक्ट पहले ऑब्जेक्ट पर बल लगा रहा है, लेकिन हमें पता नहीं है कि किस ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा है और किस ऑब्जेक्ट का मास कम है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। सर्वप्रथम एक कंसीडर किया ये, दूसरा कंसीडर किया B, इसका मास मान लिया m1, इसका m2, नाम को आपको दिख ही रहा है। इन दोनों को कुछ दूरी पर रख रहे हैं तो न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है उस पर लगने वाला जो फोर्स है
वो किसके अपोजिट हो रहा है। यूनिवर्सल जो ग्रेविटेशनल लॉ होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ, उसमें आपने क्या पढ़ा हुआ था कि इसमें और केवल क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, वो भी किसकी वजह से, ऑब्जेक्ट के मास की वजह से। तो हमने देखा कि जो ऑब्जेक्ट पर बल लग रहा है वो कैसा लग रहा है, कैसे लगेगा। मान लो एक हाथ पर आपने क्या किया है, इस पर ये पेन रखा हुआ है मार्कर की तरह, और दूसरे हाथ पर मैंने अपना बाल रखा हुआ है, ठीक है, एक बाल केवल। अब बताओ किस पर भार ज्यादा लग रहा है, किस पर बल अधिक लगाना पड़ रहा है, उस पर जिस पर ज्यादा मास का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। जिस पर कम मास का ऑब्जेक्ट है उस पर आपका कम फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पर आपने देखा कि एक पर फोर्स अधिक और दूसरे पर फोर्स क्या हो रहा है, कम लग रहा है। इन सेंस जिसका मास ज्यादा होता है उसके पास फोर्स अधिक होता है, और मतलब फोर्स उस पर अधिक लगता है, और जिसका मास कम होता है उस पर फोर्स हमें कम लगाना पड़ता है, क्योंकि 100 किलोग्राम की बोरी उठाने में और 50 किलोग्राम की बोरी उठाने में बहुत ही अंतर होता है। तो जब आप किसी बोरी को उठाते हैं जिसका वेट 100 केजी है, और एक बोरी आप उठा रहे हैं जिसका मास कितना है, 50 केजी है, तो आपको पता है कि इस 100 वाले केजी वाले पर आपको ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, और इस पर आपको क्या होगा, कम फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो जब मास ज़्यादा होता है तो फोर्स बढ़ जाता है, मास कम होता है तो फोर्स क्या हो जाता है, कम हो जाता है। मतलब अधिक मास के लिए अधिक बल लगाना पड़ता है, कम मास के ऑब्जेक्ट के लिए आपको कम बल लगाना पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि जो फोर्स होता है वो हमेशा क्या होता है, मास के प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, मास के प्रोपोर्शनल होता है। तो जो फर्स्ट फोर्स है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट के मास के क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। फिर इसके बाद क्या देख रहे हो आप, ये फोर्स जो है अगर एक वस्तु के मास के प्रोपोर्शनल है तो दूसरी वस्तु के भी मास के क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। और प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि वस्तु पर अधिक बल कब लगेगा, जब वस्तु अधिक भारी रहेगी। अगर वस्तु हल्की है तो उस पर कम बल लगेगा। यही है अनुक्रमानुपाती का जो संज्ञा है ना, यही कहता है कि एक बढ़ेगा तो दूसरा भी अपने आप बढ़ जाएगा, और एक घटेगा तो दूसरा भी अपने आप क्या होगा, घट जाएगा। मतलब फोर्स अधिक, इसका मतलब है वस्तु ज्यादा भारी है तभी आपको बल ज्यादा लगाना पड़ रहा है। वस्तु कम भारी है तो इसका मतलब आपको कम बल लगाना पड़ रहा है। एंड थर्ड पॉइंट इन्होंने क्या कहा कि जो ये फोर्स होता है वो डिस्टेंस पर भी निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, डिस्टेंस पर। तो किन किन बातों पर निर्भर करता है, एक तो मास और दूसरा डिस्टेंस। ग्रेविटेशन फोर्स जो होता है वो क्या होता है, दो बातों पर निर्भर करता है, एक तो मास और दूसरा डिस्टेंस पर निर्भर करता है। मास बढ़ता है तो वस्तु का फोर्स बढ़ जाता है, मास कम होता है तो वस्तु का फोर्स कम हो जाता है। लेकिन जो डिस्टेंस है, अगर अपने इन दोनों ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस बढ़ा दी, इन दोनों ऑब्जेक्ट की क्या कर दी, डिस्टेंस बढ़ा दी, इनको बहुत दूर दूर पर रख दिया, तब इनके बीच बहुत ही कम बल लगेगा। अगर डिस्टेंस वस्तु की ज्यादा है तो उन पर कम बल लगाना पड़ता है, डिस्टेंस अगर बहुत कम है तो उस पर अधिक बल लगाना पड़ता है, और इसके ये वर्ग के गुना में ही लगता है। जैसे आप दोनों हाथ को एक में सटा दीजिए, उसके बाद इसको क्या करिए, आप उठाइए तो आपको काफी भारी महसूस होगा। अलग अलग करके उठाएंगे तो आपको क्या होगा, कम भारी महसूस होगा। किसी भी ऑब्जेक्ट को आप ले लीजिए, जब आप इकट्ठा उठाते हैं तो आपको ज्यादा बल लगाना पड़ता है, कम उठाते हैं मतलब अलग अलग करके उठाते हैं तो आपको कम फोर्स लगाना पड़ता है। जिसके पास डिस्टेंस ज्यादा होगी, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, दो वस्तुएं हैं, अगर दोनों को एक साथ उठाओगे ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, और उनको अलग अलग करके उठाओगे तो कम बल लगाना पड़ेगा। तो वही कहता है कि अगर दूरियां किसी वस्तु में ज्यादा हैं तो उस पर कम बल लगेगा, अगर दूरियां अधिक हैं तो कम बल लगेगा, लेकिन अगर कम है, दूरियां क्या है, बहुत ही कम है, तो उस पर अधिक बल लगेगा। ठीक है। और फिर इन तीनों इक्वेशन को मिलाने के बाद क्या बताया गया कि जो फोर्स होता है वो हमेशा वस्तु के मास के प्रोपोर्शनल, बट उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है।
इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट ऐड हो जाता है जिसको जी नाम दिया गया, जिसे ग्रेविटेशन के नाम से जाना जाता है अपॉन आर स्क्वायर। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। क्या हो गया? ये इसका फॉर्मूला हो गया। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला यही होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप एक एक अक्षर का क्या देख लो, डिनोशन क्या है? जी इज कॉल्ड ग्रेविटेशन कांस्टेंट। क्या कहा जाता है इसको? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जी इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, where m1 is equal to mass of first body, and m2 is equal to mass of second body. m2 is equal to mass of second body, and r is equal to distance between two objects. डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, ये दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस बताती है। बात समझ में आई? यहाँ पर जितने भी लेटर्स लिखे थे, जितने भी अक्षर लिखे थे, हमने उन सभी का मतलब आपको समझा दिया है कौन सा अक्षर क्या होता है। अब बात आती है कि इसका आपको कैसे इसका यूनिट निकालते हैं। तो यूनिट देख लीजिएगा कैसे निकालते हैं। F इज इक्वल टू सी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर होता है फॉर्मूला। हमें यहाँ पर किसकी वैल्यू नहीं पता, मतलब किसकी यूनिट नहीं पता है। तो आपको पता है फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है। मास की यूनिट आपका केजी पता है, आर की पता है, डिस्टेंस का मीटर होता है, बट जी की आपको यूनिट नहीं पता है। तो हमें निकालना किसका है यूनिट? जी का। किसका यूनिट निकालना है? इस जी का। तो निकालो। एफ की यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है। क्या होती है? एफ की यूनिट न्यूटन होती है। ए की पता नहीं। पहले मास की यूनिट क्या होगी? किलोग्राम, और दूसरे मास की भी यूनिट क्या होगी? किलोग्राम। अगर एक ऑब्जेक्ट का मास का यूनिट किलोग्राम है तो दूसरे ऑब्जेक्ट के मास का यूनिट भी क्या होगा? किलोग्राम होगा। और डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? मीटर। तो ये हो जाएगा मीटर का स्क्वायर। यहाँ न्यूटन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? केजी इंटू केजी कितना हो जाएगा? केजी का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन मीटर का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिएगा ये टर्म यहाँ अपॉन में है, एज अ डिवाइडेड फॉर्म में है। अगर ये इस साइड आ जाएगा तो ये क्या होगा? मल्टीप्लाई में होगा। न्यूटन को शॉर्ट नेम से एन से लिखते हैं। ठीक है, तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू जी केजी का स्क्वायर हो जाएगा। और हमें जी की यूनिट निकालनी है, इसलिए इसको एक साइड में करो और किलोग्राम को यहाँ ले आओ, तो हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। इसका मतलब है जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है उसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होती है। क्या होता है? पर किलोग्राम स्क्वायर। ध्यान देख लीजिएगा क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ऐसे ही हम किसी भी फॉर्मूले का यूनिट निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर एक बात और आपको पता होनी चाहिए कि जो जी होता है कैपिटल, इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होता है। यही होता है जी की वैल्यू, कैपिटल जी की वैल्यू यही होती है। लेकिन अगर आप इसमें क्या कह सकते हैं, कहीं कहीं आपकी बुक में लिखा होता है कि ये जो जी होता है इसकी वैल्यू 6.7 इंटू 10 की पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होती है। तो ऑफकोर्स ये भी राइट है, बिकॉज इसे क्या किया गया है, यहाँ से इस वैल्यू को थोड़ा एक्सटेंड करता है, जो उसको सार्थक अंक में लिखा गया है, जिसको आप कहते हैं प्योर फॉर्म। तो यहाँ से 7 निकाल के जब यहाँ से 7 हटाओगे तो इसमें 1 ऐड कर दिया जाता है। जैसे 0.3333 लिख रहे हो, कई बार आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको इन सेंस लिख सकते हैं यहाँ पर 0.34। क्यों? क्योंकि हमने 3 को यहाँ से हटाया हुआ है और जो ये 3 बचा हुआ है उसमें 1 ऐड कर देते हैं हम।
मतलब जो भी डिजिट होती है उसमें 1 ऐड कर देते हैं तो वो हमारा कंप्लीट फॉर्म में आ जाता है। इसी के बाद देखिएगा ये क्वेश्चन है, एक न्यूमेरिकल कराएंगे, इसी के फॉर्मूले से रिलेटेड न्यूमेरिकल है। देखिएगा क्या है, क्या डिटरमाइन द ग्रेविटेशनल फोर्स। आपको क्या बताना है, ग्रेविटेशनल फोर्स बताना है बिटवीन 2 मासेस आर 30 किलोग्राम एंड 50 किलोग्राम। कितने का मास है, 30 और 50 किलोग्राम का 2 मास है। मतलब कोई 2 ऑब्जेक्ट है ऐसे आपके, एक का मास है आपका 30 किलोग्राम और दूसरे का मास कितना है, 50 किलोग्राम है। ठीक है, इसका मतलब है आपको जो m1 दिया गया है वो कितना दिया गया है, m1 इज इक्वल टू 30 किलोग्राम, जबकि m2 इज इक्वल टू क्या दिया है, 50 किलोग्राम दिया गया है। ठीक है, 30 और 50 दिया गया है, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 4 मीटर। ये सेपरेटेड कितने पे है, 4 मीटर के डिस्टेंस पे। मतलब इन दोनों ऑब्जेक्ट को कितनी दूरी पर रखा गया है, 4 मीटर की डिस्टेंस पर। एक बार फिर से सवाल को देख लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उसके लिए आप देखिएगा, कोई भी 2 ऑब्जेक्ट है, ये 2 ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कह रहा है 2 ऑब्जेक्ट है और इन दोनों ऑब्जेक्ट में, इन दोनों ऑब्जेक्ट का कुछ नाम नहीं दिया गया है आपको, कोई भी नाम नहीं दिया गया है ऑब्जेक्ट का। ठीक है, अगर इसमें कोई नाम नहीं दिया गया है तो आप इसमें कोई भी नाम कंसीडर कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम। अगर नहीं भी कंसीडर करना चाहते तो भी गलत नहीं है, पर नाम देना उचित है, तो इसलिए हम इसका नाम A और इसका नाम B दे दें। ठीक है, 2 ऑब्जेक्ट है, एक का कह रहा है ये 30 किलोग्राम का है और दूसरा आपका कितने का है, 50 किलोग्राम का है। फिगर से तो ऐसा लग रहा है जैसे दोनों का सेम मास है। ठीक है, तो एक कह रहा है एक 30 है और दूसरा कैसा है, 50 kg का है। अब यहाँ पर आप देखिए, कह रहा है दोनों ऑब्जेक्ट को एक दूसरे से सेपरेटेड रखा गया है। सेपरेटेड का मतलब अलग अलग, दूर दूर रखा गया है, और वो दूरी आपको बता रखा है इसने 4 मीटर की डिस्टेंस पर मैंने इसको रखा हुआ है। भैया क्या क्या दिया गया है, m1 m2 दिया गया है, m1 m2 दिया गया है, और ये आपका क्या है, r दिया गया है। तो m1 m2 और r कितना दिया गया है, 4 मीटर। अब आपको निकालना क्या है, फोर्स निकालना है। क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं फॉर्मूले से, इसको साइड में लिख दो। m1 इज इक्वल टू 30 kg, m2 इज इक्वल टू 50 kg एंड r इज इक्वल टू 4 मीटर दिया गया है। सॉल्व करते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू G m1 m2 अपान r का स्क्वायर। यही होता है कि m1 m2 अपान r स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर अगर इसका फॉर्मूला ये होता है तो हमें क्या क्या दिया है, m1 दिया है, m2 दिया है, r दिया है। ना हमें g पता है, ना हमें f पता है, लेकिन आपको मैंने तुरंत जस्ट पहले ही बताया, g की यूनिवर्सल वैल्यू होती है 6.7 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। होता है कि नहीं होता है? अगर ये हमें पता है तो अब हम क्या करेंगे, वैल्यू को पुट कर देंगे। करो पुट। F इज इक्वल टू कितना आ गया, F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो F इज इक्वल टू कितना, G इज इक्वल टू आप लिख दीजिए 6.7 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर फॉर्मूला है आपका F निकालना है आपको। G की वैल्यू आपको पहले से ही पता है और वो कितना है 6.7 इंटू 10 की पावर -11 है। ठीक है, एंड m1 की वैल्यू यहाँ से देख के बताइए कितना है, m1 की है 30, m1 की कितनी है 30, m2 की कितनी है 50 अपान r की वैल्यू है 4 का स्क्वायर। r है तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 का स्क्वायर, अगर r का स्क्वायर है तो F इज इक्वल टू कितना हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तीनों को। देखो डिजिट का ही आपस में मल्टीप्लाई होता है, ये दोनों और ये आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 इंटू 30 करोगे तो कितना आएगा, 1500 आएगा।
और जब इसको 6.7 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 0 0 910500। अब पॉइंट पे लगा दो, वन डिजिट पर पॉइंट लग जाएगा तो आएगा 91050 इंटू 10 की पावर क्या बचा है 11 बचा हुआ है। हमने क्या किया है 30, 50 और 6.7 का मल्टीप्लाई कर दिया है तो आया हमारा 91050। कितना आया है 91,050 एंड बचा कितना है 10 की पावर -11 अपान 4 4 जा कितना होता है 16। तो अब यहाँ पर आप 10 की पावर में डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए आपको डिजिट से ही मल्टीप्लाई और डिजिट से ही डिवाइड करना है। तो यहाँ 16 डिवाइडेड बाई 91050 में करेंगे तो कितना आएगा